आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री के मिस्ट्री को ब्रेक करने के लिए प्रोसीड करेंगे। क्लियर? लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा सबसे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे हमारे सीक्वेंस में आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी केमिस्ट्री की मिस्ट्री ब्रेक हो पाए। क्लियर? तो इसके लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करते रहें, जिससे हम आगे हमारे आने वाले लगातार जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। और मेरी पूरी गारंटी है कि कुछ दिनों में आपकी जो केमिस्ट्री है, यदि आपको डर लगता है तो डर लगना बंद हो जाएगा और जिसको अच्छा लगता है वो और अच्छे लगेगी। ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ कॉन्टिन्यूस चलना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ दिनों तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ दिनों तक। यहाँ पर हम कोई चैप्टर नहीं उठाएंगे, कोई कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस नहीं प्रोसीड करेंगे कि हाँ भाई ये फर्स्ट ईयर की चीज है, ये सेकेंड ईयर की है, ये 10th की है। ठीक है? हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हमारी केमिस्ट्री में यूज होती हैं, क्लियर है, और केमिस्ट्री जिसके सहारे चलती है, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है? और उसके हेल्प से आप अपने आप को या अपना कह सकते हो जो बेस है वो एक मजबूत कर पाएंगे। और जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री सबके लिए यूजफुल है, 9th 10th 11th 12th, यहाँ तक कॉम्पिटिशन, IIT PMT सारी चीजों के लिए। तो उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? मेन पॉइंट्स, और जिन पॉइंट्स के बारे में आपको कंफ्यूजन है या पॉइंट्स के बारे में और जानकारी आप लेना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज दीजिएगा और फर्दर हम वीडियो बनाकर उन पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ओके? तो हम फिलहाल केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है? तो केमिस्ट्री है क्या? तो ये सिंपल कह सकते हो केमिकल्स की स्टडी है। क्लियर? जो हमारे आसपास केमिकल्स यानी मैटर सब्सटेंसेस हैं, क्लियर है, उनकी स्टडी है। क्यों हमारे केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो उनके रिस्पेक्ट में जो सारी स्टडी है केमिकल्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज द रिस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। क्लियर? तो यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है। भाई केमिस्ट्री के लिए जाहिर सी बात है जो मेन कंपोनेंट, जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है। और उन केमिकल्स का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज द एटम। क्या भाई? एटम हमारा मेन कंपोनेंट है केमिस्ट्री का। तो एटम से हम ले बढ़ेंगे आगे, और आगे हम एक सीक्वेंस में चलेंगे और सारी, मैंने कहा मेन इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, ठीक है, जो बच्चे 11th 12th पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पढ़ चुके हैं, सबके लिए ये यूजफुल है। और आप लेक्चर के साथ जुड़ेंगे तो अपने आप आपको अंदाजा मिलेगा कि बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते, नहीं समझते, यहाँ पर आपको समझने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एटम से हम शुरुआत करते हैं। तो एटम के बारे में सब लोग जानते हो भाई, ठीक है। एटम है क्या? एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट में वर्ड यूज कर रहा हूं, एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है कोई भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे भाई। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्लियर, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जिसके पास उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, सारी प्रॉपर्टीज, यानी किसी एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट मैंने वर्ड यूज किया तो बहुत लोग कंफ्यूज है एलिमेंट क्या है, तो मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। एलिमेंट एक्चुअल में, एलिमेंट जो वर्ड है, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस को हम एलिमेंट वर्ड यूज बोलते हैं जिसमें जो एटम्स, जाहिर सी बात है सारी चीजें एटम से ही बनी हो, तो ओनली वन टाइप के एटम्स यदि प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे भाई? एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कि यार आयरन रॉड, ठीक है, Fe रॉड या सिंपली आयरन रॉड। तो आयरन रॉड में जाहिर सी बात है जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आयरन के ही होंगे। आयरन का सिंबल Fe सभी जानते हो। तो आयरन रॉड, तो सारे के सारे एटम्स हमारे Fe के होंगे। क्लियर? तो ये एलिमेंट है। कॉपर रॉड में बोलूं वो एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में बोलूं कि एक जगह पर ऑक्सीजन गैस है, यानी O2 सारे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एटम तो सिर्फ ऑक्सीजन के ही हैं, तो ये एलिमेंट है। क्लियर? लेकिन वहीं पर मैं वाटर बोल लूं H2O,
तो यहाँ पर एक ही तरह के एटम्स नहीं, हाइड्रोजन जहां पर एक से ज्यादा तरह के एटम्स आएंगे वो एलिमेंट हम नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा कि एटम क्या है भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, ठीक है, जिसके सहारे क्या है भाई कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है और उस एलिमेंट के उस एटम के पास या उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पास उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। तो एटम क्या है भाई, द स्मॉलेस्ट particle of an element that contains all the properties of एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज उसके पास होती है। जैसे सिंपल सा मैं कहूं, आयरन मैंने लिया, आयरन की प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हो, मैग्नेट यदि ले जाए आयरन अट्रैक्ट होगा, क्लियर है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि मैं एक पार्टिकल को अलग करता हूं और मैं उसको एटम बोलता हूं, तो इसके पास भी वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्रेजेंट रहेगी भाई। इसके पास से मैग्नेट ले जाएंगे तो अकेला एटम क्या भाई उस मैग्नेट पर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी जो हमारी क्या है एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वही उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम यूज करते हैं। चलो भाई ये तो रही डेफिनेशन की बात। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एटम है, क्लियर है, जाहिर सी बात है कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, क्लियर, जिसमें से तीन हमारे मेन पार्टिकल्स हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्लियर। तो तीन हमारे मेन एटम के थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं भाई। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करते हैं, ई माइनस से, पी से प्रोटॉन को, एन से न्यूट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ ई के साथ माइनस लिखते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे क्या है भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स है, क्लियर। अब इतनी चीजें तो लगभग सभी ने कॉमनली पढ़ी होगी, लेकिन इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कहां पर रहते हैं, उन चीजों को लेकर, और उसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम बात कर रहे हैं, सिंबल ऑफ एटम। किसी एटम के सिंबल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटम हो गया सपोज दैट, क्लियर, और नीचे एक डिजिट लिखते हैं और एक ऊपर लिखते हैं, ऊपर ए लिखते हैं, नीचे जेड लिखते हैं, ठीक है। ए क्या है भाई, ए क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। और एक चीज इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन उस एटम में होते हैं, न्यूट्रल एटम में, क्लियर। तो एटॉमिक नंबर यदि पढ़ा है, जस्ट लाइक यदि मैं बात करूं, यानी कि कार्बन 6, 12, तो एटॉमिक नंबर कितना है 6, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 6 हैं, प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं, क्लियर है। तो 6 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, 6 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बार बार कह रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज दिमाग में रखना। तो 6 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, 6 पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, क्लियर। तो ये चीजें, तो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर होता है। नाउ अब मेन चीज हमारी ये जो है, हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत के लिए अब हम बात कर रहे हैं, जो मेन चीज हमारी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके बिना
केमिस्ट्री पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आज तक आप लोग यदि पढ़े होंगे 9th-10th के स्टूडेंट, तो एक सिंपल सा 288 या 28 इस फॉर्म में पढ़े होंगे, लेकिन उसको अब हम एक्सपैंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एसपीडीएफ के फॉर्म में। एंड ये मेन चीज है भाई, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो यदि आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, फिर आगे हम चीजों को लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या चीज भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? ठीक है, सिंपली दैट इज, यानी यहां हम लिख सकते हैं, इसकी मीनिंग है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? तो आज तक अभी आपने पढ़ा होगा, यहां से मेन चीज है, ध्यान देना भाई। तो यहां तक आपने पढ़ा होगा कि यार क्या है भाई, कोई भी एटम है, क्लियर, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, और डिफरेंट शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स या ऑर्बिट्स जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पढ़ा है भाई? क्लियर? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन सारे ऑर्बिट्स में। इन सारे ऑर्बिट्स या सेल्स में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिट और शेल या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ये चीज हमने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चारों। लेकिन एसपीडीएफ के फॉर्म में हमें पढ़ना है और उन्हीं को समझना है, कि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मेनली अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट के साथ चलने जा रहे हैं भाई? अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो यहां पर मैंने कहा कि यहां पर कोई डेफिनेशन, कोई रूल नहीं पढ़ेंगे। हम सिंपल से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो कंपोनेंट की जरूरत है उन पर हम बात करेंगे, ठीक है, समझने के लिए। और रूल्स तो बाद में भी आप लोग आएगा तो पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको रूल्स इतने सिंपल लगेंगे, जब आएगा तो आपको एक लाइन में पढ़ने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ भाई, ये तो हमने पढ़ रखा है। बस उस रूल्स के नाम में यहाँ डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, ठीक है। मतलब रिटर्न में मैं नहीं ले चलूंगा, हल्का सा बता दूंगा, बट रिटर्न में नहीं ले चलूंगा। तो अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ कॉन्सेप्ट हमें चलना है भाई। तो आज तक हम एटम की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि एटम, किसी एटम को यदि हम बात करें तो एटम में हमने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और हमारे क्या है भाई, ऑर्बिट या शेल हैं, जिनमें क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट या शेल है जिनमें क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक चीज हम बता दें कि आज तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिट्स में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिट्स में रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर? लेकिन नहीं, रिसेंट यदि हम बात करें, ये बोर्ड्स मॉडल तक ही सिर्फ है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है भाई, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन उसके आगे हम चलें तो हमारा जो रिसेंट मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो हमें बताता है कि नहीं भैया, ऑर्बिट्स में या शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं, इनके अंदर भी कुछ जगह है, स्पेसिफिक रीजन्स हैं, उन स्पेसिफिक रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनके अंदर भी क्या है भाई, कुछ स्पेशल जगह है और उन्हीं जगह में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हर जगह नहीं रहते। क्लियर? तो वो क्या है भाई, अब हम बात करते हैं, इनको मैंने बोला कि शेल, ये क्या थे भाई, एक तरह से ये हमारे शेल। लेकिन यार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, ये हमें बताता है
इस शेल के अंदर यानी ये जो सेल्स हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर? और उन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सबशेल। क्या बोलते हैं भाई? सबशेल। ठीक है। और इन सबशेल को नाम दिया गया दैट इज एस, पी, डी, एफ एटसेट्रा दे सकते हैं, लेकिन हमें एस, पी, डी, एफ तक ही यूज करना होगा। क्लियर? सबशेल का नाम तो ये अलग अलग, जैसे मैंने कहा ना स्पेसिफिक रीजन, शेल के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है, उन्हीं को सबशेल बोला जा रहा है। ठीक है। तो ये रीजन किस शेप का है उसके बेसिस पर नाम रखा गया। क्लियर है? जैसे ये रीजन स्फेरिकल है तो यस सबशेल बोल दिया गया। क्लियर है? डबल शेप है तो पी। तो मैंने कहा उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, फिलहाल शेप पर नहीं जा रहे हैं। बस ये जान लो कि शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं शेल के अंदर, और ये अलग अलग शेप के हैं। क्लियर है? और अलग अलग शेप के बेसिस पर उनका नाम अलग अलग है। किसी का नाम एस है, किसी का नाम पी है, किसी का नाम डी है, किसी का नाम एफ है। क्लियर? और इन सबशेल की जो हमने बात की, इन सबशेल के अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, ध्यान देना भाई, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं भाई? नेक्स्ट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल के अंदर क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। क्लियर है? सबशेल के ये पार्ट है, यानी शेल का पार्ट सबशेल, सबशेल के पार्ट ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो अब हम बात करें कि ऑर्बिटल्स, मैंने कहा कि सबशेल के पार्ट्स हैं। क्लियर है? सबशेल के पार्ट्स हैं भाई। तो ये सबशेल जो हम बात कर, अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो जस्ट लाइक एस सबशेल की मैं बात कर रहा हूं, एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल की बात करें, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी जो भी जगह पी के पास है, ठीक है, वो 3 हिस्से में बटी हुई है। क्लियर? यानी इसको हम जनरली बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल है, या 1 है या 3 ऑर्बिटल, डी के पास इसी तरह 5 कंपार्टमेंट्स हैं, एफ के पास 7। क्लियर? मैंने कहा कि एफ तक की जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान कि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, इनको एस, पी, डी, एफ के नाम से हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है? एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो अब हम बात करते हैं कि शेल है, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर, तो शेल क्या है यार? मेन इलेक्ट्रॉन के रहने का जो मेन प्लेस है, या एक कह सकते हो आउटर, मतलब एक तरह से जो होल, मतलब एक सिंपल सा प्लेस है, वो क्या है भाई? शेल या ऑर्बिट है। शेल या ऑर्बिट। क्लियर है? ऑर्बिट। तो ध्यान देना 2 वर्ड यहां पर है, ऑर्बिट ये शेल का नाम है, ऑर्बिटल अलग चीज है। ऑर्बिटल अलग चीज है, शेल को ऑर्बिट बोल रहे हैं, लेकिन ऑर्बिटल अलग चीज है भाई। तो यहां बात करते हैं कि शेल हमारा क्या भाई? ये है। अब शेल के अंदर सबशेल होंगे तो बहुत कॉमन चीज है, ये फर्स्ट नंबर शेल है, ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड सो ऑन, और भी होंगे। फिलहाल मैंने कहा ना कि अभी 4 तक जाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर एफ के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यार ये ऑर्बिट या शेल हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर है, और बहुत कॉमन से उसके अंदर के पार्ट सबशेल है। तो जैसे एक छोटे से घर में कम कमरे होते हैं, बड़े से घर में ज्यादा कमरे होते हैं, और बड़े घर में और ज्यादा कमरे हो सकते हैं। तो वैसे ही दिमाग रखना है कि यहां पर यार एस के पास, क्लियर, सॉरी, ये फर्स्ट सेल के पास सिर्फ हमारा एस वाला सबशेल प्रेजेंट होता है। मतलब इतना छोटा है कि सिर्फ एस वाला, यानी कि एक ही प्लेस है। ठीक है? वो है एस। क्लियर है? इसके पास एस सबशेल, लेकिन सेकेंड सेट वाले के पास एस भी होता है एंड पी भी होता है सबशेल। थर्ड वाले के पास जाते हैं, एक और सबशेल और बढ़ जाता है, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है भाई। क्लियर? फोर्थ वाले के पास एस, पी, डी,
एफ भी होता है, फिफ्थ वाले के पास जाएंगे एस पी डी एफ जी भी होगा, लेकिन मैंने कहा उसकी जरूरत जी की नहीं पढ़ने वाले। क्लियर? तो ये हमारे क्या भाई सबसेल्स। क्लियर? अब सबसेल्स की बात करते हैं। सबसेल्स जो हमारे हैं ये दिख रहा है, और सबसेल के अंदर क्या है भाई ऑर्बिटल्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी काउंटिंग बता दी है। यस के पास एक ऑर्बिटल है, यानी वो ये जो इस फर्दर वो कंपार्टमेंट जो उसके अंदर डिवाइड हुआ है, यस सबसेल जो भी है उसके अंदर एक ही हिस्सा है। पी के अंदर फर्दर 3 डिविजन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए। डी के पास 5 है, एफ के पास 7 है। क्लियर? और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइंड रखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। क्लियर है? मैंने कहा ना कि रूल्स चूंकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ लोगे तो आपको रूल्स पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? सॉरी, एक ऑर्बिटल में 2। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, माइंड में रखना भाई। इन वन ऑर्बिटल ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है भाई। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट सेल की कैपेसिटी जरा क्या है। फर्स्ट सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? एस है भाई, एस में एक ही ऑर्बिटल था, तो फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल। देखो जो ऑलरेडी पुराना कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो 2 8 8, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं फर्स्ट सेल में, 8 रह सकते हैं सेकंड सेल में, 18 रह सकते हैं, वही चीजें हैं, लेकिन इसको क्लैरिफाई किया जा रहा है एसपीडीएफ के रिस्पेक्ट में। तो एस में कितने ऑर्बिटल हुए? एक। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट सेल? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पढ़ा है वही चीज। सेकेंड सेल की बात करते हैं। सेकेंड सेल में कितने ऑर्बिटल हुए? एस का एक ऑर्बिटल, पी के कितने? 3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 4 हो गए कि नहीं? एक यहां से, एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, 4 हो गए। क्लियर? तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 8। टोटल कैपेसिटी कितने की होगी? 8 की है इलेक्ट्रॉन्स की। 8 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है। थर्ड शेल में आते हैं। थर्ड शेल में कितने? एस पी डी है तीनों, तो एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5। जरा ऐड करो, 1 3 4 5 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स। तो 9 ऑर्बिटल्स के लिए कैपेसिटी कितने की होगी भाई? 18। पढ़ा है थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह हम काउंटिंग करके निकाल सकते हैं, तो वो सेम रिलेशन हमें मिल जाएगा, लेकिन एसपीडीएफ के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, बल्कि हम डायरेक्ट हम बोलें कि शेल में रहते हैं, ये प्रॉपर नहीं होगा। एक्चुअल में ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन्स के रहने का एक्चुअल प्लेस कहाँ है भाई? ऑर्बिटल्स। जैसे सिंपल सा हम लोग अपने घर में एंटर करते हैं, तो ठीक है घर में रहते हैं, लेकिन घर में जाहिर सी बात है एक प्रॉपर लोकेशन हमारा है, एक प्रॉपर रूम है भाई, तो उस घर के किसी एक कोने में या किसी एक प्लेस पर हमको जगह मिली हुई है और हम उस प्लेस पर रहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स कहने को तो शेल में रह रहे हैं, लेकिन शेल के अंदर ऑर्बिटल उनका मेन प्लेस है, और किसी न किसी ऑर्बिटल में ही वो रहेंगे, ऑर्बिटल के बाहर नहीं रहेंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स इन जाकर ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। क्लियर? और इन्हीं अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो कैसे इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में फिल होंगे, इसकी हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ये एनर्जी के बेसिस पर होती है, लोअर टू हायर एनर्जी, लोअर टू हायर एनर्जी। क्लियर? इस बेसिस पर होती है। तो सबसे पहले हम ये जानिए कि ये ऑर्बिटल्स जो हैं, या जो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी ऑर्डर हम पता करना पड़ेगा, या एनर्जी ऑर्डर के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो हम लोअर से हायर एनर्जी के बारे में जान पाएंगे और इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे भाई। तो यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट थिंग, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, हम क्या है भाई एनर्जी ऑर्डर के बारे में यहां पढ़ रहे हैं। ये ध्यान देना भाई, एनर्जी ऑर्डर यदि बात करें तो यह अबव प्रिंसिपल के थ्रू फॉलो होता है। अबव प्रिंसिपल
मतलब इसको अबाउट प्रिंसिपल के थ्रू हम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ प्रिंसिपल नहीं पढ़ रहे हैं सारी चीजें, लेकिन उनका हम नाम नहीं ले रहे। वैसे मैं डिक्टेट बोल दे रहा हूँ एक बार, यदि समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज मैंने कहा कि बाद में इसको प्रॉपर वे में पढ़ोगे आप या चीजें जब मिलेंगी कोर्स में तो अपने आप तुरंत समझ जाओगे। तो फिलहाल मैं वो नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जनरली 3 रूल के थ्रू होता है, अबाउट प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, क्लियर है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन हमें फिलहाल सपनिका हमें सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट है कि चीजों को बताना, ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करना और उसके सारी चीजों को समझ कर तुम आगे बढ़ पाओ, ठीक है। और मेरी मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश है कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ही इतनी आपकी केमिस्ट्री सॉलिड हो जाएगी कि आपको केमिस्ट्री से कभी डर नहीं लगेगा, क्लियर। तो ये सारी प्रिंसिपल चीजें यदि माइंड में है तो आप प्रिंसिपल तड़ातड़ अपने आप जो है एक चुटकी में आप सॉल्व लोगे, या एक प्रिंसिपल सारे एक चुटकी में जो है तुरंत माइंड में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या है भाई? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में भरते हैं, यानी सबसे पहले कम एनर्जी, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी में लें ऑर्बिटल्स में, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा एंड सो ऑन। तो एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल हम बात करें, एनर्जी लेवल जानने के लिए बहुत सिंपल सा शेड्यूल में फॉलो करा, उसका भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ 1s लिखा, फर्स्ट शेल में क्या है भाई? सिर्फ s है ना, तो 1s 1 लगाया, मतलब फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट का है, s वाली की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड वाले शेल में क्या था भाई? s भी था, p भी था, तो थोड़ा नीचे 2s लिखा, 2p लिखा। ये ध्यान देना, ये जो सीक्वेंस आप लिखोगे, सीक्वेंस, ये थोड़ा सा प्रॉपर गैपिंग के साथ, ये नहीं कि यहाँ लिखा 2s, यहाँ लिखा 2p, यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं, एक रेगुलर गैपिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो गैप है उधर यहाँ पर दो। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड शेल में, सेकेंड वाले शेल में 2s है, 2p है, थर्ड वाले में 3s भी है, 3p भी है एंड 3d भी है ना भाई। फोर्थ वाले में 4s भी मैंने कहा गैपिंग रेगुलर है, तभी ये प्रॉपर बन पाएगा। फोर्थ वाले 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है। फिफ्थ वाले में 5s भी होगा, मैंने बनाया नहीं बट इमेजिन करो, मैंने कहा एक एक बढ़ता जा रहा है, तो f के बाद g h i, अब सीक्वेंस फॉलो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम f तक बात करते हैं। लेकिन फिफ्थ वाले यहाँ पर लिखते हैं 5s होगा, क्लियर, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा, 5g भी होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 6 वाले में 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h भी होगा, लेकिन हमने कहा जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल यहाँ तक जरूरत है, ठीक है। इसी तरह आगे हम बढ़ जाएंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ तक फॉलो कर रहा हूँ। इतना लिखने के बाद एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। एक ऑब्लिक लाइन या 2p से 3s को मिलानी है, ध्यान देना, बस 2p से 3s को मिलाना, क्लियर, 2p से 3s को मिलाना, ये ध्यान देना, सिर्फ एक माइंड में रखना है, 2p से हमने 3s को मिलाना। अब इसका मिलाने के बाद अब इसी के पैरेलल लाइंस जो है खींचते जाओ, इसी के पैरेलल लाइंस खींचते जाओ, और सब में एरो आगे की तरफ रहेगा भाई, सब में एरो आगे की तरफ रहेगा, क्लियर, इस तरह से। और नीचे भी लिखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे चलूँ। तो मैंने कहा कि इसको लिया 2p से 3s को मिलाया, ये वाली लाइन, और उसके पैरेलल सारी लाइंस ड्रॉ की, सब में एरो का डायरेक्शन आगे की तरफ है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी लेवल लिखना था ना भाई, अब हम इसको रब कर रहे हैं, लेकिन चीजें दिमाग में रख रहिएगा, और जरूरत पड़े तो बैक जाकर एक बार ये देख लीजिएगा आप लोग, और चीजें नोट डाउन करते रहिएगा पॉज को। तो एनर्जी लेवल यदि हम बात करते हैं, तो एनर्जी लेवल ध्यान देना, ये जो एरो मैंने लिखा है, क्लियर है, यही हमारा एनर्जी लेवल हमको बताता है। तो फर्स्ट एरो पहले ले लो भाई, फर्स्ट एरो में कौन कंपोनेंट है भाई? 1s, यानी 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी, क्लियर है,
अब दूसरे पर आ जाओ, दूसरे वाले में सिर्फ 2s है भाई। तीसरे वाले में आ जाओ, ध्यान देना एरो लगाने का मतलब बैक पीछे से आगे की तरफ आना है, ठीक है, एरो लगाने का सेंस, एरो का सेंस। तो अब आगे 2s हो गया भाई, 2s के आगे बढ़ते हैं तो इस एरो में पहले 2p है देन 3s है, तो 2p देन 3s, ठीक है, 3s हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है भाई, 3s के बाद 3p है देन 4s है, थ्री एस के बाद भाई क्या है, 3p है देन 4s है, 3p देन 4s, देन 3d है, 4p है, 5s है, 3d है, 4p है, 5s है, एंड सो ऑन। आगे मैं नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, लिख रहा हूं, और इसी तरह आगे हम लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? इसको चाहे तो जितना भी बना के एनर्जी ऑर्डर पा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जरूरत इतने में मोस्ट कॉमनली हो जाती है फुलफिल, इसलिए मैंने यहां तक बनाया, आप और आगे जा सकते हो। तो ये हमारा एनर्जी ऑर्डर। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में ऑर्बिटल्स में इन्हीं में रहते हैं। क्लियर? इन्हीं एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल होते जाते हैं। क्लियर? तो अब हम एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेकर इसको आगे बढ़ते हैं और फिर चीजें कि जस्ट लाइक एक हमने एग्जांपल लिया, कार्बन 612 लिखा भाई, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना था, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को बताना था भाई, कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसी चीज को। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने शुरुआत में बात कर ली कि ये हमारा एटॉमिक नंबर जो है नीचे होता है, और ये जो एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है भाई। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने कहा एनर्जी किसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भरने जाते हैं भाई, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे भरने, 1s में। 1s में कितने ऑर्बिटल थे, 2। क्लियर है? यहां पर मैं फर्दर यहां पर लिख दे रहा हूं एक चीज आपको कि मैंने कहा कि हमारे पास कुछ चीजें थी, s के पास एक ऑर्बिटल था, p के पास 3 ऑर्बिटल थे, d के पास 5 ऑर्बिटल्स थे, एंड f के पास 7 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है? तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितने आ पाएंगे भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे। p में कितने आ पाएंगे, 3 ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन टोटल मैक्सिमम आ सकते हैं। d में कितने, 5 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, और f में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डाटा थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। तो अब इसको हम फॉलो करना है। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन 6 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहां से होगी, यहां से स्टार्ट होगी। तो 1s का नंबर आया, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है? फिर 2s का नंबर आया भाई, ये भी सेकंड का ऐसी है ना, एस कोई भी हो, चाहे फर्स्ट नंबर वाला एस हो चाहे सेकंड नंबर वाला एस हो, 2 कैपेसिटी में 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, 9 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इन्हीं दोनों फिल हो गए। फिर किसका नंबर आया भाई, 2p का, 2s का 2p है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 तो यहां तो भर ही चुके हैं, 2 ही बचे ना। तो कैपेसिटी p की 6 की है, लेकिन जितने बचे रहेंगे उतने ही तो अवेलेबल हो पाएंगे भाई, तो 2p 2 क्लियर? यहां पर मैंने कॉमन नहीं दिया, यहां पर एक्चुअल में एक शेल तक कॉमन हम नहीं देते जब तक एक शेल कंटिन्यू रहता है। तो ये सेकंड सेल का s है, सेकंड सेल का p, इसलिए कॉमन नहीं दिया है। फिर थर्ड शेल आता तो कॉमन देके आगे बढ़ता है। तो ये है, यानी 1s2 2s2 2p2। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, सोडियम 11
मैं मास नंबर नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा हूं। तो क्या है भाई 1s2 गया होगा, पहले दो इलेक्ट्रॉन किसमें 1s में, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2p में जाहिर सी बात है 4 चले गए, 6 की कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है अभी हमारे पास क्या है 4 ही भरे हुए हैं, 7 बचे हुए हैं, तो जाहिर 6 यहाँ पर टोटल चले जाएंगे, तो कितने हो गए भाई 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में। क्लियर? इन द सेम वे चलो भाई कैल्शियम हम बात करते हैं। चलो कैल्शियम तक तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कैल्शियम के अलावा आगे हम थोड़ा चलते हैं। स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21, तो इसको हम फॉलो करते हैं। चलो भाई 1s2, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे, 3s में 2 जाएंगे, क्लियर है, 3p में 6 जाएंगे, क्लियर है, ध्यान देना 3 जो कैपेसिटी अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 2 4 6 10 12 18, 3p के बाद 4s में 2 जाएंगे, ठीक है 20 हो गए। अभी बचा है कितना 21 था हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1, तो 4s के बाद किसका नंबर 3d का, 3d1, क्लियर? इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो अभी तक आपको पीछे दिक्कतें आती थी, जैसे हम लोग 20 तक तो 2 के कॉन्सेप्ट से लिख पाते थे, लेकिन उस 22 के आगे 20 के आगे लिखने में दिक्कत आती थी। क्यों आती थी ये देखने से नजर आ रहा होगा ये चीज। तो ये इस सीक्वेंस के हिसाब से हम ये भी जान सकते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, सेकेंड सेल की यहां से यहां तक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, थर्ड शेल ये भी है, थर्ड का मेंबर है 3s 3p, थर्ड का एक यहां भी है, क्लियर है। तो ये थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई तीनों ये मिलाकर। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए भाई मिलाकर 2 6 8 1 9, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ सेल क्या है भाई यहां पर है, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो इसका मतलब यदि हम जनरल वे में जो लिखते आ रहे हैं तो उस हिसाब से चलें तो 2 8 9 2, जो कि बताना है अभी तक के नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा उससे पॉसिबल नहीं था। इसी कारण वहां पर हम लोग 20 तक फॉलो करते हैं, 20 तक, और 20 के बाद जो है SPDF कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना SPDF के फॉर्म में, और इसके बिना केमिस्ट्री कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमें आ सकती है भाई। यानी इसके बिना ये सोच रहे हो कि केमिस्ट्री हम पढ़ लेंगे आसानी से आ जाएगी, ये कतई पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो एक चीज का कहना है कि आज के डेट में फिलहाल इतना ही। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए कम से कम 1 से आप 30 तक लिख लीजिएगा। कितने एटॉमिक नंबर मतलब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ये है 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? 1 से 30, जिसमें 20 एटॉमिक नंबर 24 एंड 29 ये छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। एटॉमिक नंबर 24 और 29 में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, उन एक्सेप्शन को हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। क्लियर? और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो 1 से 30 तक आप लिख लीजिएगा 24 और 29 को छोड़कर। क्लियर? एलिमेंट्स के। और एक चीज और, यदि पढ़नी है केमिस्ट्री आगे प्रॉपर, तो कम से कम 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सिंबल के साथ प्रॉपर याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि पूछा जाए कि यार हाँ ठीक है ये स्कैंडियम का बताओ, तो सोच रहे हो क्या चीज, तो तुरंत मालूम है 21। क्लियर है? तो 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए विद एटॉमिक नंबर। तो ये चीजें लर्न करके कम से कम इस मेथड से आप फॉलो कर लीजिएगा 24 29 को छोड़कर। तो नेक्स्ट लेक्चर में बार बार
कर रहा हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर है अभी इनिशियल था, क्लियर है। इसमें सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और प्रॉपर वे में। तो भले से मैं हेडिंग वाइज नहीं मैंने बहुत सारी चीजों को बताया, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी हेडिंग्स को मिलाकर बने हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को, उसको एक जगह पर हमने समअप किया है। तो ये आप लोग कुछ क्लासेस जैसे ही लेंगे उसका बेनिफिट समझ में आ जाएगा, और जैसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या किसी कंपटीशन के क्वेश्चंस को देखेंगे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ भाई हमें किस लेवल तक की चीजें आ रही है प्रॉपर वे में। तो इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी ही लेंगे, 1-2 दिन के अंदर मैं पोस्ट करूंगा, क्लियर। लेकिन अगेन फिर रिमाइंडर दे रहा हूं भाई कि सारे लेक्चर्स को प्रॉपर वे में पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।